अच्छे दिन। श्रमेव जयते योजना का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ। दीनदयाल उपाध्याय के नाम से शुरू हुई योजना। श्रमिकों पर बोलते हुए भावुक हुए मोदी। उद्योगपति की आंख से नहीं, हमें श्रमिक की आंख से समस्याओं को करेंगे समाधान। एग्जिट पोल में महाराष्ट्र हरियाणा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन नहीं मिल रहा पूर्ण बहुमत। भारत सरकार को मिली बड़ी सफलता। विदेशों में जमा काले धन की जानकारी भारत को देगा स्विट्जरलैंड। और संयुक्त राष्ट्र के बाद अब पाक को चीन की नसीहत। भारत के साथ अपने मतभेदों को आपसी बातचीत और परामर्श से करे हल। नमस्कार, रिपोर्टर 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज आजाद। खबरों की तरफ रुख करेंगे, बात करेंगे। मजदूरों के अच्छे दिन आ गए हैं। आज श्रम सुधार कानून में बड़ा बदलाव हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमेव जयते योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री श्रमेव जयते योजना का शुभारंभ करने के लिए विज्ञान भवन पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया। श्रम सुविधा पोर्टल के साथ साथ नई लेबर इंस्पेक्शन स्कीम भी लॉन्च की गई है। इसके अलावा नई पेंशन स्कीम की भी घोषणा हुई है। पेंशन की रकम हर महीने कम से कम 1,000 रुपए है। साथ ही 6,000 से लेकर 15,000 रुपए प्रति महीने कमाने वालों को ईपीएफ के तहत जोड़ा गया। मोदी सरकार के प्रस्तावित कानून के मुताबिक इससे इंस्पेक्टर राज का खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा लेबर इंस्पेक्टर की विजिट के लिए यूनिट चुनने की भी आज़ादी खत्म हो जाएगी। लेबर लॉ के तहत कंपनियों को जो 16 फॉर्म भरने पड़ते थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही फॉर्म यहां पर भर कर देना होगा। वहीं प्रधानमंत्री ने आज श्रमेव जयते योजना की शुरुआत के साथ ही इस योजना के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें कही। आइए सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा मोदी ने। एक मनोवैज्ञानिक रूप से राष्ट्र को इस बात के लिए गंभीरता से सोचना भी होता है और इस स्थितियों को संभालने के लिए, सुधारने के लिए अविरत प्रयास करना भी आवश्यक होता है। उन्हीं प्रयासों की कड़ी में ये एक प्रयास है श्रमेव जयते। श्रम योगी, हमारा श्रमिक ये श्रम योगी है। हमारी कितनी समस्याओं का समाधान, हमारी कितनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति एक श्रम योगी के द्वारा होती है। और इसलिए जब तक हम उसकी तरफ देखने का अपना दृष्टिकोण नहीं बदलते हैं, उसके प्रति हमारा भाव नहीं बदलते हैं, समाज में हम उसको प्रतिष्ठा नहीं दे सकते हैं। और इसलिए शासन की व्यवस्थाओं में जिस प्रकार से समयानुकूल परिवर्तन की आवश्यकता है, कालबाह्य चीजों से मुक्ति की आवश्यकता होती है, नित्य नूतन प्राण के साथ प्रगति की राह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से समाज जीवन में भी श्रम की प्रतिष्ठा, श्रमिक की प्रतिष्ठा, श्रमयोगी का गौरव, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी भी है और व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता भी है। यह उस दिशा में एक प्रयास। नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। श्रमिकों के महत्व के साथ ही बेरोजगार होने का दर्द क्या होता है, इस पर भी पीएम मोदी खुलकर बोले। हम जानते हैं, एक बेरोजगार ग्रेजुएट हो या एक बेरोजगार पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो ज्यादा से ज्यादा हम इस भाव से देखते हैं, अच्छा बेचारे को नौकरी नहीं मिल रही, बेचारे को काम नहीं मिल रहा है। लेकिन गर्व करते हैं, नहीं ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डबल ग्रेजुएट है, अभी अच्छा पढ़ता था,
लेकिन कोई ITI वाला मिले, नहीं यार वो ITI वाला, चलो यार वो तुम ITI वाला चलो। यानी हमारी टेक्निकल एजुकेशन की सबसे एक प्रकार का शिशु मंदिर है, सबसे छोटी इकाई है, लेकिन हमने पता नहीं क्यों उसके प्रति इतना हीन भाव पैदा किया। जो बच्चा ITI में पढ़ता है वो भी कभी रेल में बस में कोई मिल जाता है तो अपना परिचय नहीं देता है कहाँ पढ़ता है, उसको संकोच होता है, ITI वो बोलना बुरा मानता है, उसको लगता है। आज हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है और मैं इन सबको बधाई देता हूं जो आज हमारे इस क्षेत्र के एम्बेसडर बने। अब इस क्षेत्र में हम एम्बेसडर के लिए किसी वो पढ़े लिखे व्यक्ति को ला सकते थे, कोई नट नटी को ला सकते थे, किसी नेता को रख सकते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। जो स्वयं निर्धन अवस्था में बड़े हुए, ITI से ज्यादा जिसको शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उसी ITI की शिक्षा के बलबूते पर आज वो इतनी ऊंचाइयों को पार गए कि खुद भी हजारों लोगों को रोजगार देने लग गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने ITI में प्रशिक्षण पाया, लेकिन उसी बदौलत अपनी जिंदगी को बना दिया। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत दिलाने के बाद अब हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी मोदी का जादू काम करता नजर आ रहा है। दोनों राज्यों में जनता की राय बीजेपी के पक्ष में जाती यहां दिख रही है। दोनों राज्यों में मोदी ने 13 दिनों में ताबड़तोड़ 33 रैलियां कर बीजेपी के लिए जनादेश मांगा था। हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को वोट डाले गए। महाराष्ट्र में जहां 64% मतदान हुआ, वहीं हरियाणा में यहां 76% का आंकड़ा पार कर गया है। 19 अक्टूबर को मतगणना के बाद चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। मतदान के बाद आ रहे एग्जिट पोल के अनुसार दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने की यहां पे संभावना है। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर यहां उभरती हुई नजर आ रही है और बहुमत से थोड़ी ही पीछे दिखाई दे रही है। गठबंधन टूटने से पहले महाराष्ट्र में 15 साल तक राज करने वाली कांग्रेस और एनसीपी को भारी नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं शिवसेना को राज्य में दूसरे सबसे बड़े दल के तौर पर यहां पेश किया गया। टाइम्स नाउ और सी वोटर एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार बीजेपी को महाराष्ट्र में 288 में से 129 सीटें मिल सकती है। वहीं पूर्व सहयोगी शिवसेना के खाते में 56 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस को 43, एनसीपी को 36, एमएनएस को 12 और अन्य दलों को 12 सीटें मिलने की भी संभावनाएं जता रहे हैं। वहीं हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 4 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इसमें कांग्रेस के 40, इनेलो के 31 और हरियाणा जनहित कांग्रेस के 6 विधायक थे। इस राज्य में सी वोटर के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 37, इनेलो को 28, कांग्रेस को 15, एचजेसी को 6 और अन्य को 4 सीटें मिल सकती हैं। एसी निल्सन से बीजेपी को 46, कांग्रेस को 10, इनेलो को 29, एचजेसी को 2 और अन्य को 3 सीटें दी गई हैं। दोनों राज्यों में लगभग 19 अक्टूबर को यहां मतगणना होनी है। उसी दिन पता चलेगा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। शिवसेना की ओर से लगातार मोदी पर हमला होते रहे और इसके बाद अब शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं किया और उनके मन में मोदी के लिए बहुत सम्मान है। लोकसभा चुनाव के समय हम लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा प्रयास किया था, ठाकरे ने कहा कि लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव में उन्हें लगा कि शिवसेना की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए बीजेपी ने गठबंधन तोड़ दिया। हमें सिर्फ गठबंधन को तोड़ने का दुख अवश्य है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हरियाणा जनहित कांग्रेस के मुखिया कुलदीप बिश्नोई को मुख्यमंत्री बनाने का वादा करने के बाद भी उनके साथ गठबंधन तोड़ दिया गया। आपको बता दें कि लगातार उद्धव ठाकरे ने जहां प्रधानमंत्री को निशाना साधते लगातार उन पर कटाक्ष किया था। अपनी पत्रिका सामना में लगातार उन्होंने बीजेपी में निशाना साधा। साथ ही मोदी को कहा था कि महाराष्ट्र का उन्होंने अपना अपमान किया है, महाराष्ट्र के लोगों का भरोसा तोड़ा। लेकिन अब एक नया बयान यहां सामने आया उद्धव ठाकरे के द्वारा। उन्होंने कहा है कि मोदी के लिए उन्होंने कभी भी किसी तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। मोदी का वो हमेशा सम्मान करते हैं, कभी भी उनका अपमान नहीं किया।
उन्होंने कहा कि हमें बुरा लगा कि उन्होंने चुनाव से पहले गठबंधन तोड़ दिया। उन्हें लगता था कि शिवसेना की जरूरत यहाँ पर चुनाव में नहीं है। अगर बात की जाए हरियाणा में भी तो उन्होंने अपना यहाँ पर गठबंधन तोड़ दिया। बिश्नोई जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने की बात की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने चुनाव से पहले गठबंधन तोड़ा। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र में भी गठबंधन यहाँ पर तोड़ दिया। चुनाव में उन्हें शिवसेना की यहाँ पे आवश्यकता अपने साथ नहीं लगी थी, लेकिन मैंने कभी भी मोदी जी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। मैं हमेशा से उनका सम्मान करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। विदेशों में भारतीयों के जमा ब्लैक मनी को वापस लाने के भारत के प्रयासों को एक बड़ी सफलता मिली है। स्विट्जरलैंड ने बुधवार को कहा कि वहां बैंकिंग सूचनाओं के बारे में भारत के अनुरोध की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा करेगा और मांगी गई सूचनाएं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराएगा। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच टैक्स मामलों पर उच्च स्तरीय बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि स्विस अधिकारी भारतीय पक्ष के अनुरोध के बाद बैंक दस्तावेजों के सही होने के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद करेंगे। साथ ही वो गैर बैंकिंग सूचनाओं के अनुरोध पर भी तेजी से सूचना उपलब्ध कराएंगे। आपको बता दें कि लगातार काले धन को वापसी लाने को लेकर लगातार से जो प्रयास लगाए थे, लगातार यहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा भी यहाँ पर प्रयास किए जा रहे थे। उसके बाद एक बड़ी सफलता यहाँ मिली है कि स्विट्जरलैंड में यहाँ स्विस बैंक की जानकारी देने के लिए यहाँ पर हामी भर दी है। काले धन पर जो भी जानकारी है, बैंक से लेकर टैक्स से रिलेटेड जो भी सारी जानकारी है वो यहाँ भारत को स्विस बैंक उपलब्ध कराएगा। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के नाम पर एक और नया अवार्ड जुड़ गया है। रघुराम राजन को 10 अक्टूबर को वॉशिंगटन में यूरोमनी के साल के केंद्रीय बैंक गवर्नर पुरस्कार से नवाजा गया है। अपनी उपलब्धियों के लिए रघुराम राजन ने कई बार लोगों के सामने अपना लोहा मनवाया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक यूरोमनी ने कहा है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर राजन की सख्त मौद्रिक नीति ने हाल में उभरते बाजारों के संकट के बीच घाटे में चल रही अर्थव्यवस्था को परेशानी में डालने वाली आंधी का मुकाबला किया। आपको बता दें कि रघुराम राजन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित अर्थशास्त्री हैं। रघुराम राजन उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने साल 2005 में वैश्विक आर्थिक संकट की चेतावनी दी थी। पिछले साल केंद्र सरकार ने अगले 3 साल के लिए रिजर्व बैंक का गवर्नर उन्हें नियुक्त किया था। आरबीआई चीफ राजन को सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक गवर्नर का यहाँ पर अवार्ड मिला है। वॉशिंगटन में उन्हें 10 अक्टूबर को ये अवार्ड दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के बाद अब चीन ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि भारत के साथ अपने मतभेदों को आपसी बातचीत और परामर्श से हल करे और इसके साथ मिलकर दक्षिण एशिया में शांति, स्थायित्व और विकास के लिए काम करे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हंग लेई ने संवाददाताओं से कहा है कि चीन भारत पाकिस्तान सीमा तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर, जहां गोलाबारी में दोनों तरफ से 18 लोग मारे गए हैं, नजर रख रहा है। प्रवक्ता ने बताया कि चीन ने दोनों पक्ष से संयम से काम लेने को कहा है, गोलाबारी बंद करने और आपसी बातचीत से स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कहा है। प्रवक्ता ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही चीन के मित्र देश हैं। आपको बता दें कि लगातार यहाँ पाकिस्तान को दूसरे देशों के द्वारा नसीहत दी जा रही है। इस बार चीन ने पाक को नसीहत दी है और कहा है कि वो भारत से बातचीत करके जो आपसी इस वक्त उनके तालमेल सही नहीं है उसे ठीक करने की कोशिश करें। लगातार आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, लगातार गोलाबारी की जा रही है, जिसकी वजह से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। जिसको देखते हुए चीन से बता दें यूएन ने भी यहाँ पर पाकिस्तान को यहाँ पर नसीहत दी थी कि वो भारत से बात करके आपसी जो उनके बीच द्वेष चल रहे हैं उसे आपसी बातचीत से समझौता हल करने की कोशिश करें। साथ ही बता दें कि चीन ने भी यहाँ पर पाक को नसीहत दी है और भारत से बातचीत कर जो उनके बीच इस वक्त द्वेष चल रहा है उसे सुलझाने की यहाँ पर नसीहत दी है और लगातार जिस तरीके से इस वक्त सीमा के हालात बने हैं उन्हें भी सुलझाने की यहाँ नसीहत दी है। उद्योग से ज्यादा तबाह विशाखापट्टनम में जिंदगी अब पटरी पर लौटने लगी है। 3 दिन के बाद जरूरी सेवाओं की बहाली और सार्वजनिक परिवहन सेवा की शुरुआत के साथ ही विशाखापट्टनम में जिंदगी सामान्य होने की ओर अग्रसर है। कुछ जरूरी सेवाएं आंशिक तौर पर बहाल हो गई हैं। राज्य सरकार ने बिजली आपूर्ति बहाल करने की कोशिश शुरू कर दी है। राहत अभियानों की निगरानी कर रहे मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों से प्रभावितों को
चावल, दाल, खाद्य तेल और सब्जियों जैसी खाद्य वस्तुओं को पैकेटों की आपूर्ति करने को कहा है। वहीं शहर के कुछ इलाकों में अभी भी अंधेरे में है और बिजली सेवा बहाल नहीं हो पाई है। हुदहुद ने विशाखापट्टनम में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। बता दें कि हुदहुद की वजह से विशाखापट्टनम में भारी तबाही आई थी, जिसके बाद से वहां पर जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया था और इस वक्त यहां पर ज़िंदगी दोबारा से पटरी पर लौटने लगी है। 3 दिन बाद यहां के हालात में कुछ सुधार हुआ है। विशाखापट्टनम में हालात यहां काफ़ी सुधर रहे हैं। पटरी पर यहां पर लोगों की ज़िंदगी लौटती नज़र आ रही है। बताएं यहां पर के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यहां पर लोगों को दाल, चावल और खाद्य सामग्रियों को पैकेटों में उपलब्ध कराने की बात की है। जहां पर बिजली इस वक्त नहीं है, वहां पर बिजली भी बहाल करने की लगातार यहां कोशिश की जा रही है। विशाखापट्टनम में परिवहन की यहां पर सेवाएं भी बहाल करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। कवायद यहाँ पर तेज़ हो गई है। गिरे हुए पेड़ों और मलबों को यहाँ पर हटाया जा रहा है। लगातार यहाँ पर ज़िंदगी को पटरी पर लौटाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। क्षतिग्रस्त लाइनों की यहाँ मरम्मत शुरू कर दी गई है। कई जगह अभी भी जहाँ लाइट नहीं है वहाँ पर भी वापस से बिजली लाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी कई जगह जो हैं वो मुश्किल हालात यहाँ पर सामने आ रहे हैं। खाने पीने की चीज़ों को लेकर काफ़ी यहाँ पर लूट मची हुई है। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री ने यहाँ पर लोगों को खाने पीने की खाद्य सामग्री पैकेटें यहाँ पर देने की बात कही है। साथ ही बता दें कि हुदहुद से काफ़ी भारी तबाही यहाँ पर विशाखापट्टनम में आई थी। जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया था। इसमें 29 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई जगह अभी भी यहाँ पर अंधेरे छाए हुए हैं और अंधेरे को दूर करने की लगातार कोशिश की जा रही है। बिजली सेवाएं यहाँ पर बहाल करने की लगातार कोशिश की जा रही है। ज़िंदगी पर लोग यहाँ अपनी लौटते यहाँ पर नजर आए, पटरी पर लौटती नजर आ रही है। 3 दिन बाद यहाँ के जो हालात है थोड़े सामान्य हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर लोग अब फिर से अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रहे हैं और जो सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल पा रही, परिवहन से लेकर रेल से लेकर जो भी सुविधाएं यहाँ पर अभी तक बहाल नहीं हुई हैं, उन्हें बहाल करने की लगातार कोशिश की जा रही है। राहत अभियान अभी भी लगातार यहाँ चलाए जा रहे हैं और जिस इलाकों में अभी भी बिजलियाँ नहीं हैं वहाँ पर बिजली आपूर्ति की कोशिशें लगातार जारी हैं। फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, खबरें और भी हैं, जल्द लौटेंगे।